नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कारक, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक की। दोस्तों ये न्यू बैच जून 2021 का ये एक टॉपिक है जो कि आगामी जो परीक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं उनसे रिलेटेड है। और दोस्तों ये जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं या फिर कॉलेज प्रख्याता परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक न्यू बैच जून 2021 की हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो दोस्तों आप अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो एक बार कम से कम वो प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे कंटेंट पूरे टॉपिक वहाँ पे दिए गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कारक की परिभाषा, भेद देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। कारक, हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं, की परिभाषा यह है: संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द या शब्दांश कारक कहलाता है जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ निश्चित करता है, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से, के लिए आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। जैसे हे बालक, कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध के लिए मन से गीता का महाभारत में उपदेश दिया। उपरोक्त वाक्य में हे बालक, कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध के लिए मन से गीता का महाभारत में संज्ञाओं के रूपांतरण हैं, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध उपदेश दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। इस वाक्य में हे, ने, को, के साथ, के लिए, से, का में जो चिन्ह आए हैं इन्हें विभक्ति कहते हैं। कुछ विद्वान इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति को, इन्हीं विभक्ति सहित शब्द को कारक कहते हैं। इन विभक्ति सहित शब्दों को हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, मुकेश ने रोहित को मारा। उपरोक्त वाक्य में मुकेश शब्द है तथा ने विभक्ति है और मुकेश ने, यह सारा जो पूरा है वो कारक है। मुकेश ने यहाँ पे कारक हो गया। फिर है विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं देखते हैं। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं क्या हैं? विभक्तियां अकेली सार्थक नहीं होती हैं। इनका तभी अर्थ निकलता है जब वे किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आती हैं। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, सामान्य विभक्तियां स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं क्योंकि ये शब्दों से संबंध दिखाती हैं, इनका अर्थ नहीं होता है, जैसे ने, से, को, में आदि। दूसरा है, ये विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर विकार उत्पन्न करती हैं और उनसे मिल जाती हैं, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें आदि। फिर है, ये विभक्तियां प्रायः संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं, जैसे अभिषेक के दुकान से यह किताब आई है। ठीक है। विभक्तियों का प्रयोग, अब किस तरह से प्रयोग करते हैं ये देख लेते हैं। हिंदी में विभक्तियां दो तरह की होती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। जो विभक्तियां संज्ञाओं के साथ आती हैं उन्हें विश्लिष्ट कहते हैं, अर्थात शब्दों से अलग होती हैं, जैसे रेखा ने टेबल पर, लड़कियों से, बेटों के लिए आदि। जो विभक्तियां सर्वनाम के साथ आती हैं उन्हें संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं, अर्थात सर्वनाम शब्दों से मिली होती हैं, जैसे उन्हें, उस पर, किसका, तुमको, तुम्हारा आदि। ये क्या हो गया? देखिए, अगर आती हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेखा,
ये शब्द से अलग है। रेखा ने, रेखा अलग है और ने अलग है, और यहाँ पे उन्हें एक है, एक ही शब्द में दोनों चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये संश्लिष्ट और वो विश्लिष्ट हो गया। फिर है दो शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होता है और दूसरा शब्द विश्लिष्ट होता है। जैसे तुम रे लिए, तुम्हारे लिए, मैं रे लिए, मेरे लिए। ठीक है। कारक के भेद देख लेते हैं। विभक्तियों की संख्या 8 है, अतः इनसे बनने वाले कारक भी 8 हैं। अब कौन कौन से कारक हैं यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। एक तरफ विभक्तियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके कारक। ने विभक्ति का कारक हो जाएगा कर्ता, को विभक्ति का कारक हो जाएगा कर्म, से के द्वारा के साथ विभक्ति का कारक हो जाएगा करण, को के लिए विभक्ति का कारक हो जाएगा संप्रदान, से अलग इसका हो जाएगा कारक अपादान, का, के, की, रा, रे, री इसका कारक हो जाएगा संबंध, में, पर इसका कारक हो जाएगा अधिकरण, हे, अरे, अजी, अहो आदि का कारक हो जाएगा संबोधन। तो यहाँ पे विभक्तियाँ और कारक हमने देख ली। अब बात करते हैं कर्ता कारक की। वाक्यों में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात जिससे काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सोहन ने श्याम को मारा, यहाँ मारने वाला सोहन है, अतः सोहन ने कर्ता कारक है, सोहन कर्ता कारक है। सोहन ने श्याम को मारा तो सोहन मारने वाला हुआ, अतः सोहन ने कर्ता कारक हो जाएगा। किसी भी वाक्य में कर्ता दो तरह से प्रयुक्त होता है, एक में ने विभक्ति नहीं लगती, वहीं दूसरे में लगती है। जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं उसे अप्रत्यय या प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। इसके विपरीत जहाँ ने विभक्ति लगती है और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं उसे अप्रत्यय या अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ समझेंगे, रंजीत खाता है। दूसरा है अनिरुद्ध ने मलाई खाई। पहले वाले वाक्य में ने विभक्ति नहीं लगी है, खाता है क्रिया कर्ता मोहन के लिए लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त है। वहीं दूसरे वाक्य में ने विभक्ति लगी है और खाई क्रिया कर्म मलाई के अनुसार आई है। ठीक है, स्त्री है तो स्त्रीलिंग, पुरुष है तो पुल्लिंग। इसे भी देखें तो और भी वीडियो हैं। यहाँ पे दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में अगर बात करें तो वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को कौन है? कर्म कारक की विभक्ति को है, को। कर्ता कारक की तरह इसमें भी कुछ वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कुछ में नहीं होता है। वासुदेव नंदन प्रसाद ने उसके कुछ नियम बताए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला नियम है बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, भागना, भगाना, जगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति जरूर लगती है। जैसे मैंने सरिता को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, विवेक ने राहुल को जी भर कोसा, मनोज ने राजकुमार को पुकारा, हम लोगों ने शोर कर चोर को भगाया, उसको हमने जगाया। दूसरा है यहाँ पे मारना क्रिया जब पीटने के अर्थ में प्रयुक्त होती है तब कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु जब शिकार करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है तब विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, कर्म अप्रत्यक्ष रहता है। जैसे लोगों ने पागल को मारा, सुरेश ने मुकेश को मारा,
शिकारी ने हिरण को मारा, शेर ने गाय को मारा। फिर तीसरा नियम है, यदि कर्म निर्जीव वस्तु हो तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात सजीव वस्तुओं के साथ ही को विभक्ति का प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं। जैसे अभिषेक ने पराठा खाया, मैं अनरसा खा रहा हूँ, मैं जूता फन रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। फिर अगला नियम है, जब कर्म सप्रत्यय होगा तो क्रिया सदा पुल्लिंग में होगी, परंतु अप्रत्यय होने पर कर्म के अनुसार होगी। जैसे मोहन ने रोटी को खाया, सप्रत्यय है, मोहन ने रोटी खाई, ये अप्रत्यय है। फिर है, जब विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तब कर्म में को विभक्ति अवश्य आता है। जैसे छोटों को प्यार करो, बड़ों को पहले आदर दो। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है। करण कारक के बारे में बात करेंगे। करण कारक के बारे में, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से करण कारक का चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा, के साथ, के जरिए, के कारण आदि हैं। करण का अर्थ साधन होता है, इसलिए से उपसर्ग वहीं करण कारक का चिन्ह होता है जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे राम ने श्याम को छड़ी से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। उपरोक्त वाक्यों में छड़ी और बाण मारने का साधन है, अतः छड़ी से, बाण से करण कारक है। करण और अपादान कारण में अंतर। ने विभक्ति का प्रयोग करण कारक और अपादान कारक दोनों में होता है, परंतु यह जहाँ करण कारक में साधन के रूप में आता है वहीं अपादान में अलगाव के रूप में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, ये करण कारक हो गया। पेड़ से फल गिरा, ये अपादान कारक हो गया। संप्रदान कारक। क्रिया जिसके लिए हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं, या जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में को के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लड़की को पानी पिलाओ, मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया। उपरोक्त वाक्यों में लड़की को पानी पिलाया गया है और सोहन के लिए पुस्तक लाई गई है, अतः लड़की को और सोहन के लिए संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि निम्नलिखित हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है, के हित, के वास्ते और के निमित्त आदि प्रत्यय वाले वाक्य भी संप्रदान कारक के अवयव हैं। जैसे जनता के हित में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। रंजीत के वास्ते ही मैंने यह काम किया, मेरे निमित्त कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। फिर दूसरा है, यदि किसी वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ को नहीं लगता है। जैसे हनुमान ने बूटी सुग्रीव को दी, यहाँ पर बूटी कर्म और सुग्रीव संप्रदान है। तीसरा है, भाना, सोहना, उद्देश्य देना, प्रणाम, धिक्कार आदि अर्थों में को का अर्थ संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहन को स्कूल जाना नहीं भाता, कायरों को तलवार नहीं सोहती, राघवेंद्र कमाने गए,
राजेश ने अरविंद को किताब दी, गुरु को प्रणाम। गद्दारों को बार बार धिक्कार है। फिर है कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक एवं संप्रदान कारक दोनों में होता है, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। जहाँ संप्रदान का को के लिए अवयव के स्थान पर उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहीं कर्म के को का के लिए से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे संदीप राकेश को मारता है, ये कर्म है। संदीप राकेश को पुस्तक देता है, ये संप्रदान है, कर्म कारक और संप्रदान कारक। मैंने लड़के को बुलाया, ये कर्म कारक है, और मैंने लड़के को मिठाई दी, ये संप्रदान कारक है। फिर है आपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ पर अपादान कारक होता है, या क्रिया जिससे निकले, जिससे क्रिया का अलगाव हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, ठीक है, से। जैसे दिनेश रंजन से पुस्तक लेता है, रोहित पेड़ से गिर पड़ा, वह छत से कूद पड़ा, सुलेखा घर से बाहर निकली। उपरोक्त वाक्यों में अलगाव होने के कारण यहाँ रंजन से, पेड़ से, छत से तथा घर से अपादान कारक है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध सूचित करने वाले को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की आदि है। जैसे मुकेश का भाई सुरेश है, मुख्यमंत्री के पत्र, जंगल की लकड़ी। उपरोक्त वाक्यों में मुकेश का संबंध सुरेश से, मुख्यमंत्री का पत्र से तथा जंगल का लकड़ी से है, अतः मुकेश का मुख्यमंत्री के जंगल की संबंध कारक है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा, रे, री और ना, ने, नी हो जाता है। जैसे मेरा घर, तुम्हारी लड़की, अपना सामान, अपनी खेती। कभी कभी संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर वाला प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सरिता वाला घर, स्टील वाली गिलास, जैनेन्द्र वाले उपन्यास। संबंध कारक का अर्थ विशेषण के समान होता है, इसलिए कई विद्वान इसे कारक नहीं मानते हैं। जैसे जंगल का जंतु, जंगली जंतु, घर का काम, घरेलू काम। इसी तरह संबोधन कारक का संबंध क्रिया या किसी अन्य शब्द से नहीं होता है, इसलिए संबोधन को भी कई विद्वान कारक नहीं मानते हैं। इस आधार पर हिंदी में वास्तविक कारकों की संख्या 6 ही मानी जाती है। अधिकरण कारक। क्रिया के आधार सूचित, क्रिया का आधार सूचित करने वाला अधिकरण कारक कहलाता है, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है। जैसे नाव में कोई नहीं था, बलराम कुर्सी पर बैठा है। उपरोक्त वाक्यों में नाव में और कुर्सी पर अधिकरण कारक हैं। कभी कभी अधिकरण की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे उस समय मैं सो रहा था, मैं का लोप हो गया, वहाँ पे आ गया मैं। इन दिनों मैं की जगह आ गया वह पटने हैं। इन दिनों। उपरोक्त वाक्यों में समय और दिनों में अधिकरण विभक्ति में लोप हो जाता है। अधिकरण में
के नीचे, के ऊपर और के भीतर परसर्गों का प्रयोग भी होता है, जैसे छत के नीचे, मकान के भीतर, पेड़ के ऊपर। फिर 8वां है संबोधन कारक, जिसे कुछ विद्वान कारक नहीं मानते हैं। जिस संज्ञा द्वारा किसी को पुकारा या संकेत किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का संबंध ना क्रिया से होता है और ना ही किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे व्यक्त करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हे भगवान मुझे पास करा दीजिए, हे राम यह क्या हो गया, भाइयों संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। उपरोक्त वाक्यों में हे भगवान, हे राम और भाइयों से पुकारने का बोध हो रहा है, इसलिए यह संबोधन कारक है। तो दोस्तों यह था, हमने कारक के बारे में डिटेल्ड में पढ़ा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको कारक के बारे में पढ़ना है। हाँ, किन शब्दों में कौन सा कारक है, अगर ये आपको कहीं से मिल जाए तो वो पढ़ लीजिए। मुझे मिलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।